हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग 3 मार्च 2022 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ ये करंट अफेयर की वीडियो ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, वनडे एग्जाम, आरआरबी, इवन किसी भी एग्जाम की, वहां पर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी एग्जाम में कम पूछे जा सकते हैं, किसी में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, लेकिन सभी एग्जामों में करंट अफेयर पूछे जाते हैं और आप डेली बेसिस पे इसे तैयार कर सकते हैं। और हम यही प्रयास करते हैं कि डेली बेसिस पे जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उनको आपको कराया जाए। इसके साथ ही साथ करंट अफेयर जो आपका यहाँ पर वीडियो में होगा वो वन लाइनर के रूप में होगा, लेकिन करंट अफेयर की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो पिक्चर्स होते हैं उनको भी मैंने करंट अफेयर में यूज किया है, ताकि जो करंट अफेयर का सेशन है उसे इंटरेक्टिव बनाया जा सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर में आपको मैंने बताया है, मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि सारे करंट अफेयर वन लाइनर के रूप में होंगे। एक स्लाइड में आपको एक करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा और इसके साथ ही साथ उसके इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स होते हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा। इसमें बताया मैंने कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बिल यानी कि ई बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया है। अब देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए। तो ऐसे पूछा जाएगा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 मार्च 2022 को व्यापार करने में आसानी और डिजिटल इकोसिस्टम के लिए किस प्रकार के बिल का जो है यहाँ पर शुभारंभ किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिल का ये आपको याद रखना है। और भी कई तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ई बिल का मतलब क्या होता है। आप सभी पहले दुकान पे जाते थे तो कोई सामान जब खरीदते थे तो दुकान वाला जो है आपको एक बिल देता था ऐसे, जिसमें आपका पूरा विवरण होता था कि किस सामान का क्या प्राइस है, कितना टैक्स लगा, ये सारा कुछ बिल आपको मिलता है। लेकिन यही बिल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक बिल है, आपके सेलफोन पे आ जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। इसी को ई बिल यहाँ पर कहा गया है। तो ये जो है डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में जो है इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रसंस्करण प्रणाली का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ये आपका निर्मला सीतारमण का इमेज है, ये भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 में इस प्रमुख ई गवर्नेंस पहल की घोषणा की थी। ई गवर्नेंस क्या होता है? देखिए, यहाँ पर समझने योग्य ये बात है कि ई गवर्नेंस के थ्रू जो है सरकार जो भी सरकारी सेवाएं होती हैं उसको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाती है। उसी को यहाँ पर ई गवर्नेंस कहा जाता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक शासन भी आप कह सकते हैं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद से मैंने बताया कि इसे सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लागू किया जाएगा। ये जो आपका है इलेक्ट्रॉनिक बिल या ई बिल जो प्रसंस्करण यहाँ पर जो है शुभारंभ किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड में जो भी मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताएं वो आपको क्लियर हो गया और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, वहां पर भी मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले करंट अफेयर में मैंने आपको बताया है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास यानी कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है उस पर भारत 2021 के 117 से 120वें स्थान पर 3 स्थान फिसल गया। यानी कि पहले 117वें स्थान पे था, लेकिन अब वो 120वें स्थान पे आ चुका है इन लक्ष्यों को हासिल करने के संदर्भ में। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि ये सारा जो 17 आपके सतत विकास लक्ष्य हैं उसका यहाँ पर इमेज आपको देखने को मिल जाएगा। आप अच्छे से इसे देख सकते हैं। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि नवीनतम रैंकिंग के साथ भारत अब पाकिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों से पीछे है, जो कि 129वें स्थान पर ये आता है। ये भी आपको याद रखना है। और यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्टेट ऑफ इंडिया की पर्यावरण रिपोर्ट 2022 में कहा गया है। तो सतत विकास जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं, ये आपको याद रखना है। पहले आपका 117वां स्थान था, उसके बाद से 120वें स्थान पर हम जा चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं सारा डिटेल्स क्लियर हो गया होगा। यहां से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट बनाया जा सकता है कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में
भारत का स्थान वर्तमान में कौन से नंबर पे आ चुका है। तो इस तरीके से और भी कई तरीके से मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ये आपको बस आंसर पता रहना चाहिए 120वें स्थान पर या 3 स्थान जो है फिसल कर नीचे आ गया है। तो डिटेल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, अब इस करंट अफेयर में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर NCPCR जो कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ने 1 मार्च 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 17वां, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ये फुल फॉर्म से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि NCPCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से इसमें मैंने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबानी ईरानी, जो कि वर्तमान में आपका यहाँ पर महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि इस अवसर पर उन्होंने NCPCR के नए आदर्श वाक्य यानी भविष्यो रक्षति रक्षति का शुभ आरंभ किया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से भी क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 1 मार्च 2022 को अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। इसके अवसर पे जो आदर्श वाक्य था वो क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कई तरीके से बनाया जा सकता है। तो ये आदर्श वाक्य है भविष्यो रक्षति रक्षति का शुभारंभ, यानी कि आगे आने वाले भविष्य में जो बालक हैं या महिलाएं हैं, उनके हित के लिए या उनकी रक्षा के लिए जो है काम किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ अगले पॉइंट में मैंने बताया कि NCPCR बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 द्वारा स्थापित एक भारतीय वैधानिक निकाय है। 2005 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। वैधानिक निकाय है, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं कि इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने डिटेल्स को भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे बनाया जा सकता है कि शून्य भेदभाव दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, 1 मार्च को मनाया जाता है। अब देखिए, इसमें मैंने बताया है कि मनाने का उद्देश्य कानून के समक्ष और व्यवहार दोनों में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। अब देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा समाज में अलग अलग तरीके के भेदभाव आपको दिखने को मिलते हैं। जातिगत भेदभाव है, धार्मिक भेदभाव है, उसके बाद से पैसे जो अमीर गरीब का एक भेदभाव है। इसके साथ ही साथ किसी के पास अधिकार ज़्यादा हैं, यानी कि वो ऑफिसर हो सकता है, तो अपने नीचे तबके के जो कर्मचारी हैं लोगों, उसके साथ भेदभाव। तो काफ़ी भेदभाव आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो शून्य भेदभाव का मेन उद्देश्य यही है कि ये भेदभाव जो इसको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, यानी ज़्यादा भेदभाव ये ना हो, इसीलिए इसको मनाया जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। आप सभी को पता होगा बहुत सारे पुलिस होंगे, अधिकारी होते हैं, पुलिस आप देखते होंगे, अगर ट्रैफिक पुलिस है तो वो अगर कमज़ोर लोगों को देखते हैं तो उन पर हावी हो जाते हैं और उन पर ज़्यादा वो अभद्रता के साथ पेश आते हैं। मैं इसको फेस कर चुका हूँ। और अभी कोई कार में व्यक्ति जा रहा है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी नागरिक एक समान होते हैं। अब यहाँ किसी के पास पैसे ज्यादा हैं, किसी के पास कम है, तो इसको लेकर अगर आप भेदभाव करोगे तो ऐसे नहीं चलेगा। तो शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। उद्देश्य कानून के समक्ष और व्यवहार दोनों में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि यह दिवस पहली बार 1 मार्च 2014 को यहाँ पर शॉर्ट में आपका दिया गया UNAIDS, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ज्वाइंट प्रोग्राम ऑन HIV एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा मनाया गया था। ये आपको याद रखना। सबसे पहली बार अगर इस तरीके से पूछ लिया जाए तो 1 मार्च 2014 को यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ज्वाइंट प्रोग्राम ऑन HIV एड्स पर जो है संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम द्वारा इसको मनाया गया था। किसको? शून्य भेदभाव दिवस। और इंग्लिश में भी आपको याद रखना है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे भी इसको कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हिंदी में ना दे इंग्लिश में दे दे तो भी आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद से मैंने बताया कि 2022 की विषय वस्तु रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ इसका आधिकारिक प्रतीक एक तितली है, जैसा कि आपको यहाँ पर तितली देखने को मिल गया। आशा करता हूँ कि इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डिटेल्स थे वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहना चाहिए। मैं अपने तरफ से बेहतर प्रयास कर रहा हूँ कि सारा कुछ अच्छे से क्लियर करूँ, लेकिन कुछ भी रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं।
देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने 2 मार्च 2022 को वन स्टॉप सेंटर की क्षमता निर्माण के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनाया जा सकता है कि किसने जो है स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभ आरंभ अभी हाल ही में किया। करंट अफेयर ऐसे ही बनाया जाता है, तो आपको याद रखना है महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। अगर डेट पूछ लिया जाए तो 2 मार्च 2022 को, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि इस परियोजना को महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब देखिए, महिलाओं के ऊपर हिंसा आपको देखने को मिलती होगी, आपके आस पड़ोस में भी देखने को मिलती होगी, और ये मेन कारण होता है कि वो एक तरीके से एम्पावर नहीं होती हैं, वो पूरी तरीके से फैमिली पे आश्रित रहती हैं। तो कहीं ना कहीं जब महिलाएं एम्पावर होंगी तो उसके बाद से ये घरेलू हिंसा कम हो सकती है। कई कारण होते हैं, तो इसको डीप में नहीं जाना है, आपको यहाँ पर इस परियोजना को बेसिकली समझ लेना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि अत्याचार का सामना करने वाली महिलाओं को सहायता प्रदान करना एवं जीवन कौशल है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने इसमें बताया कि यह भी बताया गया है कि वन स्टॉप सेंटर ने देश में 5 लाख से अधिक महिलाओं की मदद की है, तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन आपको डेट याद रखना है, यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बना के पूछा जा सकता है कि स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा कब किया गया था? 2 मार्च 2022 को। ये आपको याद रखना है। और बेसिकली अगर इस परियोजना के बारे में बात किया जाए तो महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के चक्र को समाप्त करने के लिए इसको पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये आपके स्मृति ईरानी है, इनके द्वारा इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। आशा करता हूं सारा डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अब देखिए, ये करंट अफेयर आपका खेल से जुड़ा हुआ है, तो खेल से जुड़ा हुआ करंट अफेयर काफी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें मैंने बताया है कि 1 मार्च 2022 को निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से ऐसे भी बनाया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, वो भी निशानेबाजी में? तो सौरभ चौधरी ने, ये आपको याद रखना है। और डेट पूछा जाए तो 1 मार्च 2022 को। इसमें अगले पॉइंट में मैंने बताया कि उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक मैच में जर्मनी के माइकल सॉल्ड को 16-6 से हराया। तो काफ़ी ज़्यादा अंतर से हराया, तो काफ़ी बेहतर प्रदर्शन था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि रूस के आर्टेम चेरनीसोव ने कांस्य पदक जीता, और यूक्रेन में चल रहे युद्ध में शामिल होने के कारण उनके देश का झंडा हटा दिया गया था। तो यूक्रेन में अभी रूस के साथ जो है क्राइसिस चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो इसका निर्णय क्या होने वाला है, बड़ा लंबा ये युद्ध चलने वाला है, तो इसको आप देख सकते हैं। डेली अपडेट्स आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहे होंगे, लेकिन इस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आपको याद रखना है, निशानेबाजी में सौरभ चौधरी ने मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था 1 मार्च 2022 को। ये आपके सौरभ चौधरी हैं, ये आपको याद कर लेना है। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अब देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया कि पीएनबी हाउसिंग पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम स्थित एक एनजीओ एसएम यानी कि सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक एकीकृत वाटरशेड विकास परियोजना जल खुशहाली की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन तो आप देखिए, क्वेश्चन बनाना अगर आप सीख गए तो बहुत ही इजी होता है आपको एग्जाम में। अगर आप जैसे वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर पढ़ते हैं या कोई तथ्य पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन बनाना आपको सीखना चाहिए कि एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना सकता है। इस तरीके से आप एग्जामिनर के माइंडसेट को जो है चेक कर सकते हैं, या चेक क्या कर सकते हैं कि सोच सकते हैं कि एग्जामिनर कैसे सोचता है क्वेश्चन बनाने के संदर्भ में। तो आपको डिटेल पढ़ना चाहिए। तो आई होप कि इतना समझ में आया। इसके बाद से मैंने बताया कि इसे राजस्थान की करौली जिले में लॉन्च किया गया, और इसके साथ ही साथ इसका उद्देश्य करौली में नडोटी ब्लॉक के चैनपुरा और मुहाना गांवों में छोटे और सीमांत किसान समुदायों की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करना है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ये जो विकास परियोजना जल खुशहाली की शुरुआत की गई है उससे क्या होने वाला है। तो इससे जो है आपके राजस्थान के अंदर करौली नाडोट ब्लॉक के चैनपुरा और मुहाना गांवों के जो छोटे सीमांत किसान समुदाय की आर्थिक और सामाजिक कमजोरी को कम करना जो है विकास परियोजना जल खुशहाली की शुरुआत की पूरी तरीके से कह लीजिए उद्देश्य है। और पीएनबी हाउसिंग पहल फाउंडेशन ने गुरुग्राम स्थित एक एनजीओ एसएम सहगल फाउंडेशन के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वहां पर भी मैं क्लियर करूंगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं।
देखिए, इस करंट अफेयर में मैंने बताया है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें मैंने बताया कि 1990 में इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन यानी कि आईसीडीओ द्वारा वैश्विक अवकाश के रूप में घोषित किया गया था, ये आपको याद रखना। अब ये आईसीडीओ का जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने बताया कि यह नागरिक सुरक्षा के महत्व और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कर्मियों का सम्मान करता है। अगर नागरिक सुरक्षा के दौरान किसी भी कर्मचारी की या किसी भी डिफेंस कर्मचारी कह लीजिए सुरक्षा बल की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसका यहाँ पर ये जो आपका है आईसीडीओ वो सम्मान करता है। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद से मैंने बताया कि आईसीडीओ एक अंतर सरकारी संगठन है जो बुनियादी ढांचे और पर्यावरण की रक्षा करते हुए नागरिकों को विकसित और सुरक्षित रखने में मदद करता है, ये भी आपको याद रखना है। ये आपका इंग्लिश में होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च को मनाया जाता है। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बाकी डीप में भी मैंने आपको यहाँ पर तथ्य बताने का प्रयास किया है। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसको मैंने वन लाइनर के रूप में मेंशन किया है। 2-3 करंट अफेयर इसको भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पॉव के सहयोग से चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए अपनी तरह का पहला एम्बुलेंस लॉन्च किया है। अपने आप में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंसानों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए हेल्थ सिस्टम यहाँ पर बनाया गया। एम्बुलेंस को आप कॉल कर सकते हैं और एम्बुलेंस आपको पिकअप करके हॉस्पिटल में ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन जानवरों के अगर संदर्भ में बात की जाए तो जानवर बोल नहीं सकते हैं, उनको बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी से लड़ जाते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो है एम्बुलेंस सेवा की जो है शुरुआत की गई है चेन्नई के अंदर। ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन 4 पॉव के सहयोग से चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए अपनी तरह का पहला एम्बुलेंस लॉन्च किया है उनके ट्रीटमेंट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो आशा करता हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके बाद से इसमें मैंने बताया कि दक्षिण पूर्व, ये नेक्स्ट करंट अफेयर है, सभी करंट अफेयर आपको वन लाइनर के रूप में है। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र का सबसे बड़ा खेल आयोजन 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 12 से 23 मई 2022 तक वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में सबसे बड़ा खेल आयोजन 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो वियतनाम में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद से मैंने नेक्स्ट करंट अफेयर में बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर भूषण पटवर्धन को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद यानी कि नैक की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो ये भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर 1 में क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, नैक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो नैक का पहले फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और हिंदी में इसको बोला जाता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। यह एक प्रकार का संस्थान है जो भारत के उच्च शिक्षा और अन्य शिक्षा संस्थानों का आकलन और मान्यता यहाँ पर देने का काम करता है, ये आपको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारा कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 3 करंट अफेयर मैंने कवर आपको कराए। पहला ये आपका हो गया, इसके साथ साथ दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। तो ऑल ओवर आई थिंक 12 करंट अफेयर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको कराए और ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और किसी करंट अफेयर को लेकर अगर आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कमेंट में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि ये वीडियो का सेशन यानी करंट अफेयर का जो ये सेशन रहा वो कैसा रहा। फीडबैक देने में कोई समय नहीं लगता, आप 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर लिख सकते हैं। जो समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक दे सकते हैं, कुछ कमी है तो उसके बारे में बता सकते हैं। और वीडियो का सेशन अच्छा लगे तो आप लाइक करके हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम नहीं लगता है लेकिन आप अप्रिसिएट नहीं करते हैं। हम बार बार आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं। लाइक करने से होता क्या है, हमारा मोटिवेशन बना रहता है इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक करने का कोई चार्ज नहीं रहता है, लाइक करके आप हमें अप्रिसिएट कर सकते हैं। वीडियो लगता है इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। हम हर दिन प्रयास करते हैं कि कंटेंट को कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जाए, आसान से आसान बनाया जाए, ताकि आप बस पढ़ते ही यूँ समझ लें कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।